साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपनी कलम अपनी बात चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ है आज प्रदीप जी शर्मा उप मिश्रा जी। बांसवाड़ा ध्रुव क्लासेज में बहुत ही अच्छी पकड़ जो कोरोना के कारण अब गाँव पधार चुके हैं और आपके लिए विशेष क्लासें उपलब्ध होने जा रही है आज से शिक्षण वीडियो की। व्याकरण हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, एक या दो टॉपिक बचे हैं, वो कल या परसों आपको मिल जाएंगे। बहुत से कमेंट आ रहे हैं आपके शिक्षण वीडियो को लेकर और टेस्ट सीरीज आपके प्रश्नों के बनाने के लिए। तो आज से हम शिक्षण वीडियो शुरू कर रहे हैं और कल से मैं व्याकरण के जो टॉपिक हैं उसकी जो प्रश्न है टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इनका परिचय दे दूँ। शिक्षा शास्त्री, MA संस्कृत में B.Ed सभी उन्होंने धारण की हुई है। आपके साथ ही वो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी कर रहे हैं। और दोस्तों आज हम पहला टॉपिक ले रहे हैं संस्कृत शिक्षण वीडियो में। सबसे पहला वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए, क्योंकि जो आज तक आपने व्याकरण से संबंधित व्याकरण का जो सामान्य परिचय है जो मैंने स्टार्ट में नहीं बताया था वो इस वीडियो में भी मिलेगा। और कहाँ से प्रश्न बने हैं, जैसे 2016 में बना था महाभाष्यकार है कि महाभाष्यकार की रचना किसने की, तो वो वहाँ पर प्रश्न बना था। वो हमारे सिलेबस में वैसे टॉपिक सीधा नहीं है, लेकिन प्रश्न वहाँ से बना सकते हैं। तो वो पूरा परिचय और संस्कृत शिक्षण वीडियो की संस्कृत प्रणाली, संस्कृत प्रक्रिया, जो विधियाँ, उस सभी के बारे में इस वीडियो में आपको आराम से विस्तार से चर्चा में देखने को मिलेगी। तो हम शुरुआत करें आज की वीडियो शुरू करें। उससे पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया, रेड है उसको ब्लैक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपके सभी सूचनाएं, नेक्स्ट वीडियो सूचनाएं, टेस्ट सीरीज है वो की सूचनाएं हैं उनको मिलती रहे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आपके साथ मिश्रा जी, प्रदीप जी शर्मा। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube के डिजिटल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं रीट के संबंध में। तो रीट में दो पार्ट आते हैं, एक व्याकरण का, दूसरा शिक्षण विधियों का। व्याकरण का हमारा पार्ट इस YouTube चैनल पे दिया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ इतनी इम्पोर्टेंट है जितना आपका व्याकरण का पार्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं संस्कृत की शिक्षण विधियों के बारे में। ठीक है, पहले बात करें हम संस्कृत शब्द के बारे में। तो संस्कृत शब्द सम उपसर्ग और कृत शब्द से बना है। ठीक है, अब इसके बीच में जो दंते श का आगम हुआ है वो किससे हुआ है? वो एक सूत्र आता है समसूटी, समसूटी सूत्र। ये समसूटी सूत्र हमें क्या बतलाता है कि प्लस के पहले तो सम उपसर्ग हो और प्लस के बाद में क्री धातु से बना हुआ कोई शब्द हो। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो दोनों के बीच में दंते श का आगम हो जाएगा। ठीक है, ये हमने लगा दिया दंते श। अब यदि हलंत मय के बाद में व्यंजन वर्ण हो तो वह हलंत मय अनुस्वार में बदल दिया जाता है। ठीक है, आगे ये श व्यंजन है और उसके बाद में कृत, तो अपने पास में शब्द बना संस्कृत। जैसे इसी प्रकार एक शब्द बनता है संस्कार, समधन कार। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शब्द बना संस्कार और ये शब्द बना संस्कृत। अब बात करते हैं शिक्षण विधियों की। ठीक है, तो शिक्षण विधियों को पढ़ने से पहले हम देखेंगे शिक्षण विधि की परिभाषा क्या होती है। तो बात करें शिक्षण विधि की परिभाषा के बारे में। शिक्षण विधि की परिभाषा, देखो शिक्षण विधि की जो परिभाषा होती है वो होती है कि एक अध्यापक के द्वारा एक कक्ष में पढ़ाने का जो तरीका होता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। एक कक्ष में अध्यापक का जो पढ़ाने का तरीका होता है उसे क्या कहते हैं? शिक्षण विधि। और इसका जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? सीमित होता है। सीमित होने का मतलब ये केवल एक ही कक्ष को प्रभावित करती है। कितनी कक्ष को? एक ही कक्ष को प्रभावित करती है। जैसे कि कोई टीचर है, वो सबसे पहले तीसरी क्लास में जाते हैं। ठीक है, तीसरी कक्षा के जाने के बाद में वो 7वीं कक्षा में जाते हैं। 7वीं कक्षा के जाने के बाद में वो 12वीं कक्षा में जाते हैं। तो जो पढ़ाने का उसका तरीका है वो तीसरी कक्षा में अलग रहेगा, 7वीं कक्षा में अलग रहेगा और 12वीं कक्षा में अलग रहेगा। यानी जो तरीका उसने तीसरी कक्षा में अपनाया वो उसको तीसरी कक्षा में छोड़ के चला जाएगा। जो तरीका उसने 7वीं कक्षा में अपनाया वो 7वीं कक्षा में छोड़ के चला जाएगा। और जो 12वीं में पढ़ाएगा तो वो 7वीं के तरीके से क्या होगा? भिन्न होगा। तो शिक्षण विधि की परिभाषा ये होती है कि एक अध्यापक के द्वारा एक कक्ष में पढ़ाने का जो तरीका होता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। और इसका क्षेत्र सीमित होने का मतलब ये केवल एक ही कक्षा को प्रभावित कर रही है। जैसे कक्षा 3 में गया
तो ये कैसा 3 को ही प्रभावित करेगी, 7वीं 12वीं 5वीं 6वीं को नहीं प्रभावित करेगी। तो इसका क्षेत्र कैसा हो गया, सीमित, और ये केवल एक ही कक्ष को प्रभावित करती है। इसी के साथ में एक शब्द और आता है शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया, जो शिक्षण प्रक्रिया है उसकी परिभाषा ये होती है कि एक विद्यालय सुबह से लेकर शाम तक जिस प्रक्रिया के तहत संचालित होता है, एक विद्यालय सुबह से शाम तक जिस प्रक्रिया के तहत संचालित होता है उसे शिक्षण प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। व्यापक का मतलब ये पूरे के पूरे विद्यालय को प्रभावित करेगी। ठीक है, तो ये किसको प्रभावित करती है, पूरे के पूरे विद्यालय को प्रभावित करती है। ठीक है, तो शिक्षण विधि और शिक्षण प्रक्रिया में ये अंतर होता है। अब अलग अलग विधाओं के अनुसार अलग अलग शिक्षण विधियां प्रयुक्त होती है। जैसे हम व्याकरण पढ़ानी है, गद्य पढ़ाना है, पद्य पढ़ाना है, नाटक पढ़ाना है, तो अलग अलग विधाओं के अनुसार अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेंगे व्याकरण की शिक्षण विधियां। तो बात करें व्याकरण की शिक्षण विधियों की, तो देखिए व्याकरण की शिक्षण विधि। अब संस्कृत व्याकरण में कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है, उससे पहले हम इस व्याकरण का थोड़ा सा परिचय देखेंगे। परिचय का मतलब जैसे जो व्याकरण शब्द है, तो व्याकरण शब्द है वो किससे बना है, वी और आंग, ये तो इसमें उपसर्ग। ठीक है, और इसमें क्री है धातु और लुट है प्रत्यय। ठीक है, जो व्याकरण शब्द है वो वी, आंग, क्री और लुट के योग से बना है। मूल रूप से ये आंग ही होता है, उसके बाद में इसे गय की संज्ञा हो जाती है और शेष बचता है आ। ठीक है, आ कह दो चाहे आंग कह दो, दोनों एक ही बात। ठीक है, अब बात करें इसके थोड़े से और परिचय के बारे में कि इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, देखो संस्कृत के अनुसार इसकी जो परिभाषा होती है वो होती है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः इति व्याकरण। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरण। तो व्याकरण की संस्कृत के अनुसार परिभाषा होती है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरण, यानी कि जिस शास्त्र के द्वारा हमें शब्द की उत्पत्ति और शब्द की रचना के बारे में ज्ञान होता है, कि जिस शास्त्र के द्वारा हमें शब्द की उत्पत्ति और शब्द की रचना के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण। अब शब्द की उत्पत्ति यानी ये शब्द बना कैसे, इस शब्द की रचना कैसे हुई है, ठीक है, उसके बारे में हमें जो ज्ञान देता है, जो शास्त्र हमें ज्ञान देता है, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे कि व्याकरणम षडंगेषु प्रधानम, व्याकरणम षडंगेषु प्रधानम, कि जो व्याकरण है वो वेद के 6 अंग है, उसमें एक व्याकरण भी है। तो व्याकरण 6 अंगों में से क्या है, सबसे प्रधान अंग है। ठीक है, वेद के 6 अंग माने गए जिसमें व्याकरण भी एक अंग के रूप में स्वीकार किया गया है, और वह क्या है, सबसे प्रधान अंग के रूप में माना जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो व्याकरणम मुखम स्मृतम, कि व्याकरण को किस अंग के रूप में माना गया है, व्याकरण को मुख अंग के रूप में माना गया, कि वेद के 6 अंग होते हैं जिन्हें हम वेदांत कहते हैं। ठीक है, उनमें एक वेद का अंग है वो है व्याकरण, और व्याकरण को किस अंग के रूप में माना गया, मुख के अंग, कि यदि वेद एक पुरुष होता तो व्याकरण उसका क्या होता, मुख होता। अब देखो 6 वेदांत कौन कौन से, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कि 6 अंगों की बात करें तो सबसे पहला अंग है व्याकरण। ठीक है, दूसरा अंग है ज्योतिष, तीसरा अंग है कल्प, चौथा अंग है निरुक्त, 5वां अंग है शिक्षा, और 6ठा अंग है छंद। इन सभी को अलग अलग रूपों में माना गया। जैसे व्याकरण का हमने पढ़ा था कि व्याकरण को किस अंग के रूप में स्वीकार किया, मुख अंग के रूप में स्वीकार किया। उसी प्रकार ज्योतिष को किया गया चक्षु, चक्षु यानी आंख, आंख अंग के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, कल्प को माना गया है हस्त यानी कि हाथ अंग के रूप में। निरुक्त को माना गया है स्रोत यानी
कान, कान के रूप में माना गया है। शिक्षा, शिक्षा को माना गया है घ्राण, घ्राण का अर्थ होता है नाक, और छंद को माना गया है पादव यानी कि पैर अंग के रूप में। ठीक है, वेद के 6 अंग होते हैं जिसमें व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, शिक्षा और छंद, जिसमें व्याकरण को मुखंग के रूप में, ज्योतिष को चक्षु, कल्प को हस्त, निरुक्त को श्रोत, शिक्षा को घ्राण और छंद को पैर के रूप में माना। ठीक है, इसके बाद में अलग अलग विद्वानों ने व्याकरण के अलग अलग नाम भी रखे हैं। ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें हम तो एक विद्वान का नाम आता है किशोरीदास वाजपेयी, किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, और एक विद्वान हुए थे पतंजलि। ठीक है, इन दोनों ने ही विद्वानों ने व्याकरण को क्या कहा है? शब्दानुशासन। क्या कहा है? शब्दानुशासन कहा है। कि किशोरीदास और वाजपेयी, किशोरीदास वाजपेयी और पतंजलि ने व्याकरण को क्या कहा है? शब्दानुशासन। अब बात करें उसके बाद में फिर से कि किशोरीदास वाजपेयी, किशोरीदास वाजपेयी, किशोरीदास वाजपेयी, इन्होंने व्याकरण को फिर से एक नाम दिया। जो नाम दिया था वो है भाषा का भूगोल। ठीक है, तो किशोरीदास वाजपेयी और पतंजलि ने तो कहा शब्दानुशासन, और किशोरीदास वाजपेयी ने इसे कहा गया था भाषा का भूगोल। और एक पाश्चात्य विद्वान हुए थे जिनका नाम है डॉक्टर स्विट महोदय। ये पाश्चात्य विद्वान हुए थे जिन्होंने व्याकरण को भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण कह के पुकारा है, व्यवहारिक विश्लेषण कह करके पुकारा है। ठीक है, तो डॉक्टर स्विट महोदय ने क्या कहा? व्याकरण को भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण कह करके पुकारा है। ठीक है, इसके बाद में बात करें आगे तो व्याकरण को भाषा का क्या कहते हैं? मेरुदंड। भाषा का मेरुदंड किसे कहते हैं? व्याकरण को कहा जाता है। कि जिस प्रकार हमारे शरीर में, मेरुदंड कहते हैं रीढ़ की हड्डी को, ठीक है, हमारे शरीर में जितनी इंपॉर्टेंट रीढ़ की हड्डी है उसी प्रकार भाषा को सीखने के लिए व्याकरण की ही उतनी ही उपयोगिता मानी जाती है। ठीक है, व्याकरण को भाषा का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग भी कहा जाता है। व्याकरण को भाषा का सर्वश्रेष्ठ मार्ग या कह सकते हैं राजमार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, तो व्याकरण को भाषा का सर्वश्रेष्ठ मार्ग या राजमार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से कह करके पुकारा है। कई बार यहाँ से प्रश्न पुटअप हो जाता है। ठीक है, अब बात करें आगे तो व्याकरण की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने ये व्याकरण लिखी, कहाँ से आम जन तक यानी हमारे बीच में इस व्याकरण का ज्ञान पहुँचा। तो जो व्याकरण का प्रथम उपदेष्टा, जो प्रथम उपदेष्टा माना जाता है वो माना जाता है ब्रह्मा जी को। प्रथम उपदेष्टा माना गया है वो माना गया है ब्रह्मा जी को, यानी व्याकरण का सर्वप्रथम ज्ञान दिया था वो ब्रह्मा जी ने दिया था। ठीक है, ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान हमें तो दिया नहीं, तो ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान किसको दिया था? ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान दिया था देवगुरु बृहस्पति को। किसको दिया था? देवगुरु बृहस्पति को। बृहस्पति ने ये ज्ञान दिया था इंद्र को। ठीक है, इंद्र ने ये ज्ञान दिया था भारद्वाज को, और भारद्वाज ने ये ज्ञान दिया था ऋषिगणु को, और ऋषिगणु ने ये ज्ञान दिया था ब्राह्मणों को। यहाँ से व्याकरण को लिखित रूप में दिया था, और व्याकरण को जो सबसे लिखित रूप प्रदान किया था सबसे पहले वो किया गया था महर्षि पाणिनि के द्वारा, पाणिनि के द्वारा। ठीक है, सर्वप्रथम व्याकरणिक ही माना जाता है वो किनको माना जाता है? महर्षि पाणिनि को माना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम जो लिखने की शुरुआत की थी वो महर्षि पाणिनि की। ठीक है, अब बात करें इसके बारे में आगे, तो आगे बात करें तो संस्कृत व्याकरण में 3 विद्वान हुए थे। ठीक है, 3 विद्वानों में पहला नाम था पाणिनि। पाणिनि, पाणिनि के बाद में एक विद्वान और हुए थे जिनका नाम था कात्यायन। ठीक है, इस कात्यायन का ही इनका दूसरा नाम है वररुचि। वररुचि कह दो चाहे कात्यायन कह दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद में एक विद्वान और हुए थे पतंजलि। ठीक है, तो ये संस्कृत व्याकरण के 3 प्रसिद्ध विद्वान वे माने जाते हैं। ठीक है, इनमें से सर्वाधिक जो प्रसिद्धि मिली थी वो मिली थी पाणिनि को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम व्याकरण की रचना की थी। ठीक है, इनको संस्कृत में त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। यदि बात करें त्रिमुनि, तो त्रिमुनि में किन किन को शामिल किया जाता है?
पाणिनि, कात्यायन या वररुचि को या पतंजलि को। इन तीनों ने व्याकरण की रचना की थी संस्कृत की। ठीक है, पाणिनि ने जो लिखी थी, पाणिनि ने जो लिखी थी वो लिखी थी अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। ठीक है, और उसके बाद में बात करें वररुचि या कात्यायन की, तो इन्हें कहा जाता है वार्तिक सूत्र या वार्तिकार कहा जाता है। तो इन्होंने रचना की थी वार्तिक सूत्रों की। ठीक है, आगे आते हैं पतंजलि। पतंजलि ने जो किया था कि पतंजलि ने क्या किया था, पाणिनि के जो सूत्र लिखे हुए थे उनको सरल भाषा में अनुवाद किया था, और इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, उसका नाम था महाभाष्य। और इन्होंने जो पाणिनि के सूत्रों को सरल भाषा में अनुवाद किया था उन्हें क्या कहा जाता है, इष्टि कहा जाता है। ठीक है, तो संस्कृत में 3 विद्वान हुए थे, पाणिनि ने रचना की थी अष्टाध्यायी जिनमें सूत्रों का प्रतिपादन किया था। ठीक है, उसके बाद में वररुचि ने वार्तिकों का और पतंजलि ने महाभाष्यों का, और इनके द्वारा लिखे क्या कहलाते हैं, इष्टि कहलाते हैं। अब देखते हैं आगे कि हमें व्याकरण को पढ़नी क्यों चाहिए, इसके पढ़ने के पीछे क्या रीज़न है कि हमें व्याकरण को पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो एक पिता अपने पुत्र से कहता है, क्या कहता है कि यद्यपि बहुनादिशे, यद्यपि बहुनादिशे तथापि पट पुत्र व्याकरणम, कि यद्यपि बहुनादिशे तथापि पटपुत्रम व्याकरणम स्वजनो मा भूत सकलम सकृच्छकृत। क्या कहता है कि यद्यपि बहुनादिशे तथापि पटपुत्रम व्याकरण, कि यद्यपि बहुनादिशे नहीं, बहुत से शास्त्रों का अध्ययन कर लिया गया, कि हे पुत्र तुमने यद्यपि बहुत से शास्त्रों का अध्ययन कर लिया गया है, तथापि फिर भी पटपुत्रम व्याकरण, फिर भी तुम व्याकरण को अवश्य पढ़ो। क्यों? क्योंकि स्वजनों का मतलब क्या होता है, अपने। स्वजनों का मतलब क्या होता है, अपने लोगों को तुम क्या बोलोगे, कुत्ता बोलोगे। शकलम का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण। ठीक है, और इस शकलम का अर्थ क्या होता है, इस शकल का अर्थ होता है टुकड़ा। ठीक है, तो संपूर्ण को क्या बोलोगे, टुकड़ा बोलोगे। यहाँ पे 2 शब्द है, एक तो है संकृत और एक है संकृत। ठीक है, इस संकृत का अर्थ होता है एक बार, और इसका अर्थ होता है गोबर। ठीक है, अब व्याकरण को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि तुम अपने लोगों को कुत्ते बोलोगे। ठीक है, और संपूर्ण को क्या बोलोगे, टुकड़ा, और एक बार को क्या बोलोगे, गोबर बोलोगे। तो एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि व्याकरण को क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुमने बहुत से शास्त्रों का अध्ययन कर लिया गया है, लेकिन फिर भी तुम व्याकरण को क्यों पढ़ो, क्योंकि जब तक तुम व्याकरण को नहीं पढ़ोगे तब तक तुम उच्चारण से संबंधित जो आपकी त्रुटियां हैं वो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब बात करें आगे, तो एक विद्वान हुए थे महर्षि पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि व्याकरण के 5 उद्देश्य या 5 प्रयोजन बताए थे। वो 5 प्रयोजन कौन कौन से, उसका एक सूत्र आता है, वो सूत्र है रक्षोहागम लद्व संदेह। ठीक है, उन्होंने 5 प्रयोजन क्या क्या बताए थे व्याकरण के, कि सबसे पहले तो प्रयोजन है वो है रक्षा। ठीक है, दूसरा है उह, तीसरा है आगम, चौथा है लघु, और 5वां है असंदेह। ठीक है, यहाँ पे रक्षा का मतलब होता है कि वैदिक ज्ञान की रक्षा, जो हमारा वेदों में ज्ञान निहित है उसकी क्या करना, रक्षा करना। ठीक है, उह का मतलब क्या होता है कि नवीन शब्दों का निर्माण, जो नवीन शब्द है उनकी क्या करना, रचना करना या निर्माण करना। आगम का मतलब पठन में निरंतरता, पठन में निरंतरता, कंटिन्यूटी। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखो आगम, यानी पठन में निरंतरता। यदि हमने कंटिन्यूटी छोड़ दी तो इसका मतलब हम सिलेक्शन से बाहर हो गए। ठीक है, उसके बाद में लघु का मतलब जो भी लिखो वो संक्षिप्त लिखो। ठीक है, गागर में सागर बनना, कि लिखो संक्षिप्त लेकिन उसका अर्थ बढ़ाओ। उसके बाद में असंदेह का मतलब आपके मन में जो भी संदेह है उसका क्या होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। ठीक है, आपके मन में जो भी संदेह है उसका क्या हो जाना चाहिए, समाधान होना चाहिए। तो
ये जो अभी तक हमने पढ़ा वो था व्याकरण का एक सामान्य सा परिचय। ठीक है, अब आगे हम स्टार्ट करेंगे व्याकरण की शिक्षण विधियों के बारे में। ठीक है, व्याकरण की शिक्षण विधियों के अगले नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए आएगी व्याकरण की शिक्षण विधियाँ। ठीक है, धन्यवाद। यदि इससे संबंधित आपकी कोई क्यूरी आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और आपका समाधान किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों रेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री प्लान है अनअकैडमी के 500 प्लस फ्री लाइव क्लासेज एवरी वीक विथ लाइव डाउट क्लियरिंग। ठीक है, वीकली फ्री मॉक टेस्ट, फ्री लाइव क्यूज विद 20,000 प्लस क्वेश्चन हैं। और दोस्तों डेली T20 फ्री लाइव क्यूज होते हैं, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में। और दोस्तों इसी के साथ यदि आप फटाफट कोर्स करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं तो आप 3 महीने का विशेष कोर्स भी खरीद सकते हैं। दोस्तों टॉप एजुकेशन से कंप्लीट गाइडेंस, रिवीजन, PDF नोट्स हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग होगा, साप्ताहिक क्विज और प्रैक्टिस होगा। दोस्तों इसी के साथ आपको मैंने ऊपर पहले बताया कि इसमें फ्री लाइव टेस्ट क्विज जो भी हैं वो सभी मिल रहे हैं। आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर, मेल ID लगा के आप लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों गोल में सेलेक्ट करना आपको RPSC, गोल के अंदर सेलेक्ट कीजिए RPSC। उसके बाद फ्री लाइव क्लास देख सकते हैं, ये लाइव क्लास इस प्रकार से चलेगी आपकी। ठीक है, उसके बाद आप इनवाइट कोड मांगे आपसे, इनवाइट कोड में लगा दीजिए AKAA, जिससे आपको किसी भी कोर्स पर विशेष डिस्काउंट भी मिलेगा और आप फ्री क्लासेज, फ्री टेस्ट हैं वो भी देख सकते हैं। AKA लगाने के बाद, ये कोड लगाने के बाद आपको यहाँ से अनलॉक कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर आप नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको एकदम सही सटीक और विश्वसनीय खबरें मिलती है, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।